Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 8 SST. Chapter India after independence. I think this is last chapter. India after independence, this chapter. India after इंडिपेंडेंस, भारत स्वतंत्रता के बाद. माय डियर स्टूडेंट, इफ यू हैव रिमेंबर, आई होप कि आपको ये बात मालूम होगी कि हमने कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ लिए. आपके लिए मैं एक बार आपको पूरा चैप्टर रिमाइंड करता हूँ, आपको बताता हूँ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा. हम लोगों ने स्टार्टिंग में न्यू एंड डिवाइडेड नेशन, पहला टॉपिक था हमारा न्यू एंड डिवाइडेड नेशन. न्यू एंड डिवाइडेड नेशन. सेकेंड हमारा टॉपिक था a constitution is written. Constitution is written. थर्ड टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा वो आई थिंक यू हैव रिमेंबर, आपको याद होगा कि थर्ड टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था हाउ वर स्टेट्स टू बी फॉर्म. हाउ वर स्टेट्स टू बी फॉर्म. फोर्थ टॉपिक आज हम लोग इस पे बात करेंगे, आपके चौथे टॉपिक पे. चौथा टॉपिक है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट. प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट. माय डियर, इसके बाद का हमारा लास्ट टॉपिक होगा द नेशन 60 ईयर ऑन. ये अंतिम है हमारा, द नेशन 60 ईयर्स ऑन. ये टॉपिक है हमारे इस पूरे सिलेबस का, आज सॉरी पूरे इस चैप्टर का. हम लोगों ने पढ़ा, माय डियर स्टूडेंट, व्हाट आई टोल्ड यू, व्हाट आई टॉट यू. आई होप यू हैव रिमेंबर दैट वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. इन दिस चैप्टर वी स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. Even these all topics which is covered by me in my previous classes. Even I taught you all these topics. But as per your demand, again I re-explained this topic. मैं इसको दोबारा पढ़ाया. Except two topics, planning for development and the nation 60 year on. These
three topics: a new and divided nation, a constitution is retained, and how were states to be formed. We have completed, I mean to say that कि हम इस तीसरे राउंड में, हम लोग के रिवीजन के थर्ड राउंड में हम लोगों ने 3 टॉपिक को कवर कर लिया. वी हैव टू रीड 2 टॉपिक्स. जो 2 टॉपिक बचे हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है. माय डियर, आपको ये बातें अच्छे से याद होगी, पता होगा, जिस पे हम लोगों ने पढ़ा था और बातें की थी. हम लोगों ने कहा था पहले टॉपिक पे, अगर हम थोड़ा आपको रिवर्स बैक ले चलते हैं, न्यू एंड डिवाइडेड नेशन. यहां पे हम लोगों ने बात की थी कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था, हिंदुस्तान हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था, तो उसके सामने एक बड़ी समस्या थी और वो थी पार्टीशन की. महात्मा गांधी ने एक देश के स्वतंत्र होने की कल्पना की थी, स्वप्न देखा था. लेकिन अंग्रेजों से हमें स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन अंग्रेजों से हमें केवल एक देश की स्वतंत्रता नहीं मिली, हमें अंग्रेजों से एक बटे हुए देश की स्वतंत्रता मिली. एक ऐसा देश जो 2 पार्ट में टूट चुका था, इंडिया एंड पाकिस्तान. भारत और पाकिस्तान में बटा हुआ एक देश हमारे सामने था. और जब देश बटा हमारा, तो हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम भी थी, कुछ समस्याएं भी थी. ये समस्याएं कौन कौन सी थी, इन चीजों पे हमने आपसे बात की थी. आई होप यू हैव रिमेंबर्ड. माय डियर स्टूडेंट, आई टोल्ड यू दैट द मेजर प्रॉब्लम व्हिच वाज फेस्ड बाय इंडिया ड्यूरिंग 1947 आफ्टर पार्टीशन, the 8 million refugees, they were migrated from either to I mean to say to Pakistan to India and India to Pakistan. That was the major problem front of us, front of our nationalist leader, front of our country. These problems faced by both India and Pakistan, but in India it was a major problem. Accept it. The second major problem was the princely states. As you know that भारत शासन अधिनियम 1947 जब पारित किया गया, इंडियन फ्रीडम एक्ट 1947, 18 जुलाई जब पारित किया गया, तो उसमें एक बात कही गई कि जो भी स्टेट है, प्रिंसली स्टेट्स, वो लोग और जो लोग हिंदुस्तान में छोटे छोटे सामंत हैं, राजा हैं, जो अपनी पुरानी स्थिति में हैं, वो लोग अपने को स्वतंत्र बनाए रख सकते हैं, अपने को एक स्वतंत्र कंट्री के रूप में ट्रीट कर सकते हैं. अंग्रेजों के भारत से जाने के बाद दे वर प्रिंसली स्टेट्स एंड इट वाज द मेजर टास्क and the great challenge for the Indian Constituent Assembly member, especially the Sardar Vallabhbhai Patel. It was the major task for Sardar Vallabhbhai Patel that at any rate, at any cost, by hooks, by crooks, they have to merge in our nation, our India. भारत में उनको merge करना था. 565 princely states, they were in existence during that time. Among them, some were very vast, like Hyderabad. हैदराबाद के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, हैदराबाद सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध था, सबसे प्रॉस्परस स्टेट के रूप में था, प्रोविंस के रूप में था, जिसके बारे में हम लोगों ने बातें की. हैदराबाद, माय डियर स्टूडेंट, 21 तोपों की सलामी दी जाती थी हैदराबाद को, उसके हैसियत के अनुसार. जूनागढ़, भोपाल, कश्मीर, ये सबसे बड़े डिस्प्यूटेड स्टेट्स थे जिनको भारत में मर्ज करना सरदार वल्लभ भाई पटेल और राष्ट्रवादी नेताओं के समक्ष बड़ी प्रॉब्लम थी.
भारत शासन अधिनियम में इस बात की स्पष्ट व्याख्या की गई थी कि देश में वो चाहे तो मिले, वो चाहे तो स्वतंत्र रहे। दैट वाज द मेजर प्रॉब्लम। थर्ड मेजर प्रॉब्लम ड्यूरिंग पार्टीशन, दैट वाज द मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, 365 मिलियन पॉपुलेशन, करीब करीब 36 लाख जनसंख्या भारत की थी। 365 300 मतलब करीब 36 करोड़, ऐसे कहें तो ज्यादा अच्छा है, 35 करोड़ समथिंग की जनसंख्या थी जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। इनके लिए पूरी व्यवस्था करना, जॉब सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंसी को हटाना, डेवलपमेंट, और विदाउट यूनिटी इट कांट बी पॉसिबल। एंड यूनिटी कैसे संभव होगी? आई टोल्ड यू माय डियर, कि आपने देखा होगा कि इन इंडिया देयर वर डिफरेंट ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप, द वेरियस रिलीजन, न्यूमरस सेक्ट, different class, caste, race. We are totally different from each other. Southern part of people, northern part of people, eastern, western, middle east, middle west, सबकी स्थिति को देखिए, आपके सामने क्लियर भी दिखेगा कि भारत में तमाम तरह के लोग हैं, विविध प्रकार के लोग हैं, और इनकी अपनी एक अलग स्थिति है। ये एक नहीं है। इन प्रॉब्लम्स में सबसे पहला प्रॉब्लम है न्यू एंड डिवाइडेड नेशन। इस टॉपिक में हम लोगों ने इन चीजों को विस्तार से पढ़ा। फिर हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन। कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन में हम लोगों ने संविधान के निर्माण की उन प्रक्रियाओं को पढ़ा, उन जटिलताओं से रूबरू हुए जो संविधान के निर्माताओं के समक्ष है। एडल्ट फ्रेंचाइजीज की बात हम लोगों ने की, इक्वलिटी बिफोर लॉ की हम लोगों ने बात की, स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर द डिप्रेस्ड क्लास और डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स के बारे में चर्चा की हम लोगों ने, और फिर हम लोगों ने भारत की उन समस्याओं के बारे में बात की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट और डिस्कस के बाद फाइनलाइज की गई। हम लोगों ने यहां पे स्टेट वर्सेस सेंटर के बारे में बात की, हम लोगों ने लैंग्वेज डिस्प्यूट पे बात की, और फिर हम लोगों ने हाउ वर स्टेट्स टू बी फॉर्म पे, किस तरीके से लैंग्वेज के आधार पर राज्य बना, इन चीजों पे हम लोगों ने चर्चा किया। माय डियर, I hope you are getting understand these all topics. You got to understand what I taught you in your previous class. So what we need today? We are going to discuss the fourth topic, planning for the development. Actually, भारत में जब चुनाव हो गए 1952, हम उस समय से बात करें 1950 से बात या हम 1947 से बात करें, थोड़ी देर के लिए एक आपको स्पेस देते हैं। हम 1947, फिर 1950, देन आफ्टर 1952, ये 3 डेट, और 1957, 4 डेट अपने में यूनिक और इंपॉर्टेंट डेट है। 1947, that was a time when India became free from Britishers and we had a lot of problem. 1950, our constitutions that was accepted by Constituent Assembly 26 January 1950 and India become republic. भारत एक गणराज्य बना। My dear, 1952 that was the time when first election held in India. पहला चुनाव भारत में हुआ, और ये पहला चुनाव भारत के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेप था। ये पहला चुनाव
भारत के लिए कई सारे प्रॉब्लम्स लेके आ रहा था। ये पहला चुनाव भारत के नेताओं के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में था कि वो देश का निर्माण कैसे करेंगे। हमारा देश अभी सडनली फ्रीडम मिली थी, उसको स्वतंत्रता मिली थी। हमारे देश में कई सारे ग्रुप के लोग थे, कई सारे धर्म के लोग थे, कई सारे आर्थिक असमानताओं के आधार पर वर्गों में बटे हुए लोग थे और इसमें डेवलपमेंट भी करना था। तो दो शब्द, यूनिटी एंड डेवलपमेंट, दो शब्दों को ओके, यूनिटी एंड डेवलपमेंट, ये जो शब्द है तब तक अपने एक्चुअल फॉर्म में नहीं आएंगे, यूनिटी और डेवलपमेंट, जब तक दोनों एक दूसरे से एडजस्ट नहीं होंगे। भारत में इतने सारे वर्गों के लोग यदि एक साथ नहीं आएंगे, उनमें अगर यूनिटी नहीं होगी तो हमारे देश का विकास नहीं हो सकता है। और ये एक मेजर चैलेंज था हमारे देश के सामने। बहरहाल भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने इसका हल निकाला, उन्होंने इस पे काम किया। क्या कहता है कि लिफ्टिंग इंडिया एंड इंडियंस आउट ऑफ पॉवर्टी एंड बिल्डिंग अ मॉडर्न टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल बेस वर अमॉन्ग द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू नेशन। कहता है दो चीजें चाहिए थी भारत के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। क्या क्या कहता है कि वो दो चीजें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो टेक्निकल डेवलपमेंट, हम विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़े। एज आई टोल्ड यू कि लिफ्टिंग इंडिया एंड इंडियंस आउट ऑफ पॉवर्टी एंड बिल्डिंग अ मॉडर्न टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल बेस। टेक्निकल एंड दो वर्ड का प्रयोग किया है, टेक्निकल एंड द इंडस्ट्रियल बेस। इंडस्ट्रियल बेस मैं इसे मिटा देता हूं, फिर हम इंडिया की चर्चा करेंगे। इंडस्ट्रियल बेस दो वर्ड है, एक कहता है टेक्निकल और दूसरा कहता है इंडस्ट्रियल। ये दो चीजें क्या हेल्प करेंगी, किस चीजों में? भारत के लोगों को, इंडिया एंड इंडियंस को लिफ्ट करेंगे। लिफ्टिंग पॉवर्टी, दरिद्रता, गरीबी से बाहर निकालेंगे। इसको, दोनों को इंडिया को और यहां के लोगों को। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड। आप समझ रहे होंगे इस चार्ट के माध्यम से मैंने आपको समझाया कि दो शब्द, टेक्निकल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये दो चीजों का होना भारत के विकास के लिए सबसे आवश्यक था जब भारत स्वतंत्र हुआ था। क्योंकि यही वो कदम था जो भारत को दीनहीन अवस्था से बाहर निकाल सकता था, गरीबी की अवस्था से बाहर निकाल सकता था, दरिद्रता की स्थिति से ऊंचा उठा सकता था।
So that's why the major objective of the new nation, government taken some steps. In 1950, the government set up a planning commission. 1950. और नीचे लिखते हैं 1950 गवर्नमेंट सेटअप किस चीज को? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का किस काम के लिए? प्लान करने के लिए। किस चीज का प्लान? तो कहता है ये प्लान करेंगे टेक्निकल डेवलपमेंट की, ये प्लान करेंगे इंडस्ट्रियल बेस को मजबूत करने के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कुछ योजनाएं बनाएंगे, पॉलिसीज बनेगी, कुछ ऐसे स्टेप लिए जाएंगे कि भारत का विकास तीव्र गति से हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक महत्वपूर्ण बात थी कि अब भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने इन चीजों को सोचा। माय डियर स्टूडेंट, व्हाट आई एम टेलिंग यू, लेट मी समराइज व्हाट हियर आई रोट एंड व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड यू। माय डियर स्टूडेंट, द स्टार्टिंग टाइम व्हेन इंडिया एज came into existence as a new born country, India had to face a lot of problem. There is no need to explain the problem again and again, because in my last 3 or 4 classes, in every and each class's starting time, I explained that. So problem was, of course, it was faced by India, but matter is that what government did to solve. Our government resolved to solve this type of problem, and that's why during 1952 1950, that was the time when the government set up the planning commission to increase the, क्या करने के लिए? To enrich in the specific sector, technical sector and industrial sector, समृद्ध करने के लिए, योजनाएं बनाने के लिए एक प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया, क्योंकि टेक्निकल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ही वो महत्वपूर्ण माध्यम था. I mean to say that technical development and industrial development, that was the best medium to lift India and Indians. किससे? पॉवर्टी से. पॉवर्टी से बाहर निकालने का सबसे अच्छा माध्यम यही था. इसीलिए गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन का गठन किया. प्लानिंग कमीशन टू हेल्प डिजाइन and execute suitable policies for economic development. It is the duty of planning commission to design and execute the policies which help for India to lift किसे? पॉवर्टी से. भारतीयों को, भारत देश को गरीबी से बाहर निकालने के लिए प्लानिंग कमीशन को सेट किया गया. प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया इस तरह से कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाए, उसको एग्जीक्यूट करे, जिससे भारत के सामने की जो समस्या है वो सॉर्ट आउट हो, सॉल्व हो. अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस बैक. इन 1950 द गवर्नमेंट सेटअप प्लानिंग कमीशन. 1950 गवर्नमेंट सेटअप प्लानिंग कमीशन. क्यों? फॉर वॉट? द प्लानिंग कमीशन टू हेल्प डिजाइन एंड एग्जीक्यूट सुटेबल पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. देयर वॉज ए ब्रॉड एग्रीमेंट ऑन व्हाट वॉज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी. अब प्लानिंग कमीशन ने क्या बोला? प्लानिंग कमीशन मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड
इकोनॉमी, प्लानिंग कमीशन ने इस बात पे ध्यान दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, तो कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। यहां पे वो मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, कहते हैं कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो क्या होगी, मिश्रित होगी। पास्टोरलिज्म भी होगा, एग्रीकल्चर भी होगा, इंडस्ट्री भी होगी, और हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। There was a broad agreement on what was called a mixed economy model. Mixed economy model, यहां पे मॉडल भी कर लीजिए जो मिक्स्ड मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब मैंने आपको समझा दिया। आई थिंक देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन कि मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि जिसमें सभी हो, खेती भी हो, जिसमें पशुपालन इंडस्ट्री भी डेवलप हो, डेयरी हो, जिसमें इंडस्ट्री और फैक्ट्री की भी खूब चर्चा की गई हो, उनका विकास करने की बात की गई हो। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में उनसे काम लिया जा रहा हो, उससे हमें इनकम प्राप्त हो रही हो। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में तीनों चीजें आ गई। मैंने आपसे कहा एग्रीकल्चर, मैंने आपसे कहा पास्टोरलिज्म, मैंने आपसे कहा साथ ही साथ इंडस्ट्रीज। तो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को उन्होंने अपनाया। हियर बोथ द स्टेट एंड द प्राइवेट सेक्टर वुड प्ले इंपॉर्टेंट and contemporary roles in increasing production and generating jobs. दो शब्द फिर आपको मिले, जनरेटिंग जॉब्स और इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, पहले जनरेटिंग जॉब, जनरेटिंग जॉब पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण थी, देश के सामने उत्पादन की क्षमताओं को बढ़ाना, इंक्रीज करना। इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, दो चीजें बढ़ी और इन दो चीजों ने भारत जैसे बड़े देश की पूरी संप्रभुता को स्थापित करने में, भारत को एक उस स्थिति से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण रोल निभाना शुरू किया, जिससे उभरना, जिससे बाहर निकलना उस समय की मांग थी और भारत के लिए भी जरूरी थी, हमारे देश के लिए भी जरूरी थी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट द प्लानिंग कमीशन एंड देयर रोल वाज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग कमीशन their duty to design and execute the suitable policies for the economic development, and the role of state and private sector, it was also considerable. Both tried to create, to generate, to increase the production and job also. जॉब को बढ़ाया, प्रोडक्शन को भी बढ़ाने का काम किया। माय डियर स्टूडेंट, यहां से हमारे देश के विकास को एक नई दिशा देने का प्रयास किया गया। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। माय डियर, ये सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, ये वो चीजें हैं जिससे हमारा देश एक मजबूत रोल में आज एक शक्तिशाली देश के रूप में समृद्ध
told you, I hope you are getting understand that the role of planning commission. We will discuss this topic in my next class, and which type of changes introduce, and what was the role of planning commission also we will discuss. आज के लिए इतना ही. Goodbye and take care.